आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखिए, आप लोग ऑनर्स को हल्के में नहीं लेना है आप लोगों को, क्योंकि जो ऑनर्स होता है वो बहुत मायने रखता है। लास्ट में इसी का नंबर ऐड होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। तो क्वेश्चन को एक बार आप ज़रूर देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, इसको ध्यान में रखने की कोशिश करें। एक बार सुन भी लेते हैं तो आप लोग बहुत हद तक लिख सकते हैं, जैसा कि मेरा अनुमान है। तो क्वेश्चन है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है आंसर भी, कि भारत में बेरोजगारी के प्रकार एवं कारणों की विवेचना करें। यानी कि बेरोजगारी का कितने प्रकार है एवं इसका क्या कारण है, इसके बारे में आप बताइए ज़रा। या भारत में बेरोजगारी की प्रकृति की व्याख्या करें, किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है। भारत में बेरोजगारी के कारणों की विवेचना करें तथा इस समस्या के समाधान के उपयुक्त सुझाव दें। या भारत में बेरोजगारी की प्रकृति तथा स्थिति की विवेचना कीजिए एवं भारत सरकार के रोजगार कार्यक्रम की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो सरकार योजना लाई है उसके बारे में भी आप बताइए कि कैसा है। तो ये सारे क्वेश्चनों का जवाब यही है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो आपसे अगर इस 4 प्रकार के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और वह शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह जीविका कमा सके, तो इस प्रकार की समस्या बेरोजगारी की समस्या कहलाती है। ये हो गया बेरोजगारी का आपका परिभाषा। परंतु जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार या पूरे समय के लिए कार्य नहीं मिलता है तो इसे अल्प रोजगारी की समस्या कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अल्प रोजगारी, यहाँ पर बहुत लोग हैं बेरोजगार, उससे भी मतलब ज़्यादा कह सकते या कम होगा, क्योंकि कोई भी जिसको जो कार्य है वो पूरा नहीं मिल रहा है और पूरी समय नहीं मिल रहा है। तो आप लोग इस बात से सहमत है, और ये आपका क्या है, परिभाषा है बेरोजगारी का। तो आप इसको नोट कर लेंगे ये, क्योंकि ये परिभाषा है, ठीक है। इसको तो आपको याद रखना ही है। भारत में बेरोजगारी का स्वभाव एवं प्रकार कैसा है। तो भारत में बेरोजगारी के विभिन्न स्वभाव की है, जिसमें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी। अलग से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो भी आप यही आने लिख देंगे, भारत में बेरोजगारी इसी स्वभाव की है जब देश में पूंजी की साधन सीमित होते हैं और काम चाहने वालों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है, तो कुछ व्यक्ति बिना काम के ही रह जाते हैं क्योंकि उनके लिए पर्याप्त पूंजी साधन नहीं होते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है तथा यह दीर्घकालीन होती है। भारत में बेरोजगारी का स्वभाव भी इसी प्रकार का है। अगला जो पॉइंट है वह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी का यह स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती है, यह छिपा रहता है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है, जिसमें आवश्यकता से अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। यदि इनमें से कुछ व्यक्तियों को खेती के कार्य से अलग कर दिया जाए तो उत्पादन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते हो, ये आप लोग भी कृषि से जुड़े हैं, कि जहाँ पर आपको लगना चाहिए 1 आदमी 2 आदमी, वहाँ पर पूरा फैमिली लगे हुए रहते, क्या उन पूरा फैमिली का पैसा नहीं आ सकता है। अगर हटा भी देते हैं या 2-4 को फैमिली बढ़ा भी देते हैं तो क्या कृषि के उत्पादन में कोई बदलाव आता है? नहीं आता है। तो इसलिए उसको क्या मतलब छुपा हुआ बेरोजगारी है कि काम नहीं है तो अपना कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए अगला, कि अल्प रोजगार, इसको डिफाइन कीजिए कि जब किसी व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है या पूरा काम नहीं मिलता है तो इसे अल्प रोजगार कहते हैं। जैसे कि जब एक इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक या श्रमिक के रूप में कार्य करता है तो इसको अल्प रोजगार कहते हैं। ऐसा व्यक्ति कार्य करता तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी पूर्ण क्षमता या उपयोग नहीं होता है। जैसे कि आप लोग भी है, आप लोग जिस हिसाब से पढ़े हुए हैं, मतलब पढ़ते हैं, उस हिसाब से काम नहीं मिल पाता है तो क्या होगा, अल्प रोजगार होंगे। अब दूसरा काम करेंगे ही जीवन यापन के लिए, तो वही होता है। सभी लोग जो जिनको मिल गया उनके ठीक है, जो नहीं मिला उनकी दिक्कत है। तो अगला जो है वह है खुली बेरोजगारी। जब व्यक्ति कार्य करने की योग्य है
और वे कार्य करना चाहते हैं लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। यहाँ लाखों व्यक्ति ऐसे हैं जो शिक्षित है, तकनीकी योग्यता प्राप्त है, लेकिन काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस सब को भी आप आसानी से लिख सकते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? इस प्रकार की बेरोजगारी वर्ष के कुछ समय में ही हो जाती है। भारत में यह कृषि में पाई जाती है। जब खेतों की जुताई एवं बुआई का मौसम होता है तो कृषि उद्योग में दिन रात काम होता है। इसी प्रकार जब कटाई का समय होता है तो फिर कृषि में काम होता है, लेकिन बीच के समय में इतना काम नहीं होता है। अतः इस प्रकार के समय में श्रमिकों को काम नहीं मिलता है। इस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे भली भांति, बस आपको एक बार सुन लेना है। सुन लेने के पश्चात आप बहुत अच्छा से डिफाइंड वहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर अगला जो है शिक्षित बेरोजगारी, यह खुली बेरोजगारी का ही एक रूप है। इसमें शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी में कुछ व्यक्ति अल्प रोजगार की स्थिति में होते हैं, जिन्हें रोजगार मिला हुआ होता है लेकिन वह उनकी शिक्षा के अनुरूप नहीं होता है। भारत में इस प्रकार की बेरोजगारी भी पाई जाती है। नवंबर 1993 के अंत में यह कुल पंजीकृत सूची में से 60% शिक्षित रोजगार थे। बात समझ पा रहे हैं? इतने, अभी तो कुछ बढ़ ही गया होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब सब पढ़े लिखे हैं व्यक्ति। समझ पा रहे हैं ना? अगला जो पॉइंट है वह है घर्षणात्मक बेरोजगारी। बाजार की दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। हमारे देश में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है। देश की कृषि अधिकांशतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। अतः इसी प्रकार बाजार की मांग देश में उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है। इनके उपलब्धता में परिवर्तन हो जाने पर मांग पक्ष प्रभावित होता है। अगला जो है वह है शहरी बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में प्रायः खुले किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला जो है वह ग्रामीण बेरोजगारी, इसे कृषिगत बेरोजगारी भी कहा जा सकता है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। इस प्रकार की बेरोजगारी के सही आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान कैसे लगाया जाए? भारत में बेरोजगारी की स्थिति का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव है। ऐसा अनुमान है कि प्रथम योजना के प्रारंभ में 33 लाख लोग बेरोजगार थे, लेकिन यह संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। जून 1993 के अंत में देश के रोजगार कार्यालयों में 3,63,10,000 व्यक्तियों के नाम बेरोजगार के रूप में पंजीकृत थे, लेकिन योजना आयोग के अनुसार 8वीं योजना के अंत में बेरोजगारी की संख्या 5,80,00,000 हो जाएगी। बेरोजगारी किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रधान समस्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के कारण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के कुछ विशेष कारण यह है जो इस प्रकार है। विकासात्मक कार्य की धीमी प्रगति, यानी कहने का मतलब हमारे देश में विकासात्मक कार्यों की प्रगति अत्यंत धीमी है। अनेक पंचवर्षीय योजनाओं की पूर्ति के बाद आज भी बेरोजगारी की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में योजना विधि में रोजगार के अवसरों में हुई वृद्धि तथा जनसंख्या की वृद्धि में आदर्श अनुपातिक संबंध नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 12 लाख व्यक्ति की दर से बेरोजगारी बढ़ रही है। बात समझ पा रहे हैं? इतनी दर से। विश्वविद्यालय प्रदत्त डिग्रीधारी की संख्या में वृद्धि, कहने का मतलब हमारे देश में प्रतिवर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर यानी कि जो उनसे पास हो गया है डिग्रीधारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि इनके लिए रोजगार की विशेष अवसर के निर्माण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह शिक्षित बेरोजगार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। आर्थिक साधनों का अपूर्ण उपयोग, यानी कि भारत में आर्थिक विकास के प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य है, किंतु इन साधनों का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। फलतः साधनों की उपस्थिति के बावजूद भी हमारे देश में बेरोजगार की संख्या में वृद्धि हो रही है। अगला जो पॉइंट है बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का अभाव, यानी कि हमारे यहाँ दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिकरण का
तीव्र गति से प्रयत्न किया गया, किंतु अभी तक भारत में बड़े पैमानों पर औद्योगिकरण नहीं हो सका। देश में रोजगार के साधनों के अवसरों में वृद्धि होने के लिए तीव्र गति से औद्योगिकरण करने की आवश्यकता है। अगला जो पॉइंट, लघु उद्योगों के पतन, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में आयातों के अभाव को पूरा करने के तथा युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बहुत से लघु उद्योगों की स्थापना की गई तथा इससे हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिला। किंतु युद्ध समाप्त होते ही इन उद्योगों को अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ा। फलतः इसमें से अधिकांश उद्योगों का लोप हो गया और इसमें लगे लोग बेरोजगार हो गए। जमींदारी की समाप्ति, यानी कि कुछ वर्ष पहले जमींदारी की समाप्ति से जमींदार तथा उनके बहुत नौकर चाकर बेरोजगार हो गए थे। देश विभाजन, दूसरा जो अगला पॉइंट है वो देश विभाजन के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी पश्चिम तथा पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए। रोजगार के कोई पूर्व निश्चित अवसर नहीं थे। इनके आने से भी हमारे देश में बेरोजगार की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। छंटनी, युद्ध काल में बहुत से नए नए विभागों की स्थापना की गई थी, किंतु युद्ध की समाप्ति के उपरांत इनमें से कुछ विभागों को बंद करना पड़ा। फलतः इन विभागों के कर्मचारी बेरोजगार हो गए, किंतु यह बेरोजगारी का एक नगण्य कारण है, मतलब सुनने वाला नहीं के बराबर। आधुनिकीकरण एवं विवेकीकरण की दोषपूर्ण प्राकृतिक, इनका क्या कहना है कि विगत कुछ वर्षों में उद्योगों में नई नई मशीनें बैठाई गई है। इन मशीनों ने श्रमिकों की आवश्यकताओं को कम कर दिया है। इन प्रकार आधुनिकीकरण एवं पूर्ण संगठन भी एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है, किंतु वास्तव में ऐसे आधुनिकीकरण एवं विवेकीकरण से उत्पन्न बेरोजगारी अस्थायी होती है। दीर्घकाल में तो बेरोजगारी की संख्या और बढ़ जाती है। अगला जो पॉइंट है, लागत एवं मूल्य समायोजन का अभाव, यानी कि विगत कुछ वर्षों से विक्रेताओं का प्रभाव कुछ अधिक तथा क्रेताओं का प्रभाव कुछ कम हो गया है और उन्हें वस्तुओं के मूल्य में गिरावट करनी पड़ती है, किंतु उत्पादन के साधनों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है। ऐसी दशा में बाजार में वस्तुओं की लागत एवं मूल्य में समायोजन करना असंभव सा जान पड़ता है। नतीजा यह होता है कि वस्तुएं बाजार में बेकार पड़ी रह जाती है तथा उत्पादन की मात्रा को घटाना पड़ता है। इससे भी श्रमिकों के बीच बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी के उपयुक्त कारणों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में बेरोजगारी का समस्या दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। बात समझ पा रहे हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अब देखिए इसको कैसे हटा सकते हैं आप। पहला, घरेलू ग्राम उद्योगों, दूध पालन, मुर्गी पालन तथा कृषि से संबंधित अन्य उद्योगों के उत्पादन एवं परिष्करण की संगठन व्यवस्था में सुधार किया जाए। ठीक है। अगला पॉइंट है, कृषकों को कृषि तथा इससे संबंधित उद्योगों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अल्पकालीन तथा मध्यकालीन वित्त की उचित व्यवस्था की जाए। अगला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने हेतु गांव वासियों की कारीगरी और उत्पादकता में सुधार तथा पैकेज कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। एग्रो सर्विस सेंटरों की स्थापना की प्राथमिकता दी जाए। इससे इंजीनियरिंग स्नातकों तथा तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को ग्रामों में रोजगार मिल सकेगा। लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क निर्माण, गृह निर्माण, आंतरिक जल परिवहन, जलापूर्ति, शिक्षा, प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया जाए। कृषि और उद्योगों के मध्य असंतुलन का निवारण किया जाए, यानी कि गांव में जितने भी कार्य हैं उस सब कार्य को बढ़ावा दिया जाए। शहरी क्षेत्रों में बेकारी दूर करने के लिए उचित औद्योगिक क्षमता एवं पूर्ण विद्रोहन किया जाए। बीमार सूती और जूट मिल इकाइयों को चलाने के लिए अलग अलग नियमों की स्थापना की जाए। थोड़ी सी और है जिसको आपको देख लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत से पॉइंट है, आपको कुछ पॉइंट याद हो जाएगा। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों को चाहिए कि कार्य सुविधा बढ़ाने की योजना बनाए एवं कार्यान्वित करे। कच्चे माल, कार्यशील पूंजी की कमी, बिक्री शक्ति आदि आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु ऐच्छिक संगठनों का प्रोत्साहन दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा रोजगार के दफ्तरों की वृद्धि की जाए। व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए तथा रोजगार की, ये तो हो गया। हमारे देश में रोजगार के प्रत्येक क्षेत्र में पूंजी, साधन तथा श्रम बचत वाली आधुनिकतम
स्वचालित टेक्नोलॉजी के बजाय मध्यवर्ती टेक्नोलॉजी के विकास व उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बेरोजगारों की सबसे बड़ी कारण ऊंची जन्म दर है, अतः परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। जनसंख्या नियंत्रण अगर कर लेते हैं तो कुछ हद तक बहुत सिमट सकता है, नहीं तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ही, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या जो होती है वो बहुत मतलब स्पीड में बढ़ रही है। तो बेरोजगारी आप जगह तो बढ़ नहीं सकता, तो बेरोजगारी होना तो निश्चित है। तो इसलिए आप लोग अगर शिक्षित है, पढ़ रहे हैं, तो इस पर तो आप लोग नियंत्रण कर ही सकते हैं, परंतु आप क्या है कि आप अगले लोगों को भी जागरूक कीजिए। जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है उनको समझाइए कि आप अगर अकेले हैं, 2 हो जाते हैं, 4 अगर 10 हो जाते हैं तो क्या मतलब फ़र्क पड़ता है, उनको समझा करके कोशिश कीजिए कि ये नियंत्रित कर सके। हमारे नीतियाँ और कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अधिक रोजगार देने वाले व्यवसायों को प्रेरणा मिले, जैसे विकास छूट के स्थान पर रोजगार छूट मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम क्या है, अब इसको देखते हैं। भारत में निर्धनता की समस्या मुख्य रूप से ग्रामीण निर्धनता की समस्या है। रोजगार के साधनों का अभाव ही ग्रामीण निवासियों की निर्धनता का एकमात्र कारण है। ग्रामीण रोजगार कृषि मौसम से संबंधित है। कहने का अभिप्राय यह है कि खेती के समय सभी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर खेती समाप्त होते ही सभी बेकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए काम के लिए अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया है, लेकिन इससे भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। इसके पश्चात इन्हीं व्यक्तियों के लिए विकास परियोजना और सामूहिक रोजगार कार्यक्रम को घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाए। इस कार्यक्रम पर केंद्रीय सरकार द्वारा लगभग 980 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस कार्यक्रम का संपूर्ण व्यय 10% भाग जिससे कि हरिजनों का लाभ हो उन कार्यों पर खर्च किया जाएगा, ताकि समाज का कमजोर वर्ग भी लाभान्वित हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक वनारोपण, मिट्टी एवं जल संचरण संरक्षण, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न किया जाएगा। अगला जो है वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मजदूरों को कम से कम इतना अनाज दिया जाएगा जिससे उनके परिवार की आवश्यकता पूरी हो सके। इस कार्यक्रम के संचालन में किसी भी ठेकेदार को शामिल नहीं किया जाएगा। पंचायतों के द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन होगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी उस क्षेत्र में भी दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगी। वह कार्यक्रम केंद्र द्वारा पोषित होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार का इसके कार्यान्वयन में 50-50 का यानी 50-50 का हिस्सा होगा। जहाँ तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की उपलब्धि व सफलता का सवाल है, इस संबंध में आशाजनक सफलता भी मिली है। इस कार्यक्रम में लाखों श्रमिक वर्गों को रोजगार सुलभ हो पाया है। इस कार्यक्रम की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई आशा चेतना की लहर दौड़ रही है। इस प्रकार विकास कार्य के लिए आवश्यक जनशक्ति एवं सक्षम श्रमिकों की सृजन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्वेश्चनों को हैंडल किया जा सकता है। बस आपसे ही जुड़ा हुआ ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ये जो आए क्वेश्चन या सब्जेक्ट जो इस क्लास में आप लोग हैं वो आप लोगों को जागरूक करने की क्लास है। तो इसलिए आप लोग इस बातों को रियल लाइफ में से जोड़ लीजिए और रियल लाइफ से आप उसको कहानी बना करके आप उसको लिख सकते हैं और अपना भी समझ बढ़ा सकते हैं, लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।